अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामिंग में है। पिछली वीडियो में हमने प्लानिंग की थी और हमने देखा था कि हमने अपनी गेम में कौन कौन सी क्लासेस को इस्तेमाल करना है और उनका रिलेशनशिप क्या होगा। इस वीडियो में हम स्प्राइट्स और स्प्राइट शीट्स को इंप्लीमेंट करने लगे हैं और वो हम एंटिटी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। गेम के अंदर जब हम टेक्सचर्स या तस्वीरों को इस्तेमाल करते हैं गेम प्ले के लिए, उसके अंदर तस्वीरें एज अ करेक्टर होती हैं या एज अ बैकग्राउंड एलिमेंट होती हैं, जो भी होता है, तो उनको हम स्प्राइट्स का नाम देते हैं। और जब उसी टेक्सचर इमेज या तस्वीर के अंदर ढेर सारी स्प्राइट्स हो, ढेर सारी तस्वीरें हो जो गेम के अंदर अलग-अलग से इस्तेमाल करनी है या फिर एनिमेशन के तौर पर इस्तेमाल करनी है, तो फिर हम उनको स्प्राइट शीट का नाम देते हैं। अभी शायद आपको ये बात क्लियर ना लगे कि स्प्राइट और स्प्राइट शीट क्या होते हैं, लेकिन वीडियो के एंड तक आपको प्रॉपर इसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इस लिंक में जाना है givituri.h.io/space-shooter। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं स्पेस शूटर एसेट पैक। और फिर ये डाउनलोड नाउ को क्लिक करना है। लोडिंग हुआ, नो थैंक्स, जस्ट टेक मी टू द डाउनलोड। फिर हमें ये पेज मिलेगा। यहाँ हमने सबको डाउनलोड नहीं करना, हमने बस बैकग्राउंड्स, शिप्स, प्रोजेक्टाइल्स और मिसलेनियस को डाउनलोड करना है। और गौर करें कि इनके एंड पर पीएनजी लिखा है। पीएनजी फॉर्मेट है तस्वीर का। ये फॉर्मेट आमतौर पे गेम्स में बहुत पॉपुलर है और इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरी चारों तस्वीरें डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको स्पेस इन्वेडर के फोल्डर के अंदर डालता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर यहाँ हमें तस्वीरें मिल गई। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और एक फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस के नाम से। ठीक है, और यहाँ सारी तस्वीरें होंगी, तो इनको मैं इस क्लिक ड्रैग ड्रॉप इमेजेस के अंदर कर देता हूँ। तो अब मैंने स्पेस इन्वर्स का प्रोजेक्ट खोला हुआ है और यहाँ इमेजेस का फोल्डर नजर आ रहा है। हम डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर ही इमेजेस को डबल क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ इसी तस्वीर के साथ काम करना है। ये एक स्प्राइट शीट है और आप गौर करें कि ये अलहदा हुई हुई तस्वीरें हैं। दरमियान में खाली पिक्सल की स्पेस छोड़ी हुई है, क्योंकि ये एक स्प्राइट हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, और हमने दूसरी वाली स्प्राइट को इस्तेमाल करना है। तो मैं मेन में जाता हूँ और सबसे पहले 800 और 600 को कॉन्स्टेंट्स देते हैं। नहीं तो बाहर अगर मैं मेन में लिखूँ कॉन्स्टेंट विड्थ इक्वल्स टू 800 और कॉन्स्टेंट हाइट इक्वल्स टू 600, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर 800 600 की बजाय मैं विड्थ और हाइट लिख लूँ। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आपको जल्द ही समझ आ जाएगी। अब हमने backgrounds.png को टेक्सचर के अंदर लोड करना है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि relib डबल कॉलन टेक्सचर। अब relib डबल कॉलन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि टेक्सचर जो है उसकी एम्बिग्यूटी होगी। टेक्सचर relib.c में भी है और relib cpp के अंदर भी है। और इसके बाद मैं कहता हूँ बैकग्राउंड टेक्सचर पेयर ऑफ ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर हमने उस फाइल को असेस करना है जो हमने टेक्सचर के तौर पे इस्तेमाल करनी है, यानी कि स्पेस शूटर एसेट पैक बैकग्राउंड्स डॉट पीएनजी। अब स्पेस शूटर एसेट पैक बैकग्राउंड डॉट पीएनजी जो है ये इमेजेस के अंदर है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इमेजेस स्लैश, और ये ऑटोमेटिकली इसने ऑप्शंस दे दिए वीएस कोड ने, दैट्स अमेजिंग। अब मैं बैकग्राउंड डॉट पीएनजी को क्लिक करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बैकग्राउंड टेक्सचर को लोड कर लेने के बाद गेम लूप के अंदर हम टेक्स्ट को ड्रॉ करने की बजाय बैकग्राउंड टेक्सचर को ड्रॉ कर लें तो बेहतर है। नहीं डॉट ड्रॉ। तो गौर करें कि हमारे पास बैकग्राउंड टेक्सचर आगे है विंडो के अंदर, लेकिन चूंकि बैकग्राउंड टेक्सचर जो है ब्लैक है और उसके ऊपर स्टार्स हैं, तो शायद प्रॉपर आपको नजर ना हो रहा हो कि कितनी स्पेस को कवर कर रहा है और ये वो। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ ब्लैक की बजाय व्हाइट कर देते हैं बैकग्राउंड कुछ देर के लिए। तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड टेक्सचर सारा एक साथ ड्रॉ हुआ है। हमने सिर्फ बीच वाला ड्रॉ करना था और इसने पूरी विंडो को भी कवर नहीं किया। टेक्सचर का जो ड्रॉ फंक्शन है इसके मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, ये मतलब हाल ही नहीं है, मतलब ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। तो अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ relib rectangle और फिर कहता हूँ बैकग्राउंड टेक्सचर आउट क्लिप, जो कि रेक्टेंगल है तो इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं एक्स वाई विड्थ और हाइट। एक्स वाई मतलब पोजीशन इसकी 0 में होगी। विड्थ जो है इसकी क्या होगी 800, लेकिन हम अगर विड्थ लिख लें तो बेहतर है, ठीक है। और इसी तरह हाइट इसकी क्या होगी 600 की बजाय अगर हाइट लिख लें तो दैट्स बेटर। और अब ये जो बैकग्राउंड टेक्सचर आउट क्लिप है इसको कॉपी करके ड्रॉ के अंदर डाल सकते हैं। ये है वो रिजल्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हमने कहा है कि बैकग्राउंड टेक्सचर को पूरी विंडो में फैलाओ तो वो रिपीट कर देता है टेक्सचर को। यहाँ खत्म हो जाता है टेक्सचर, ये यहाँ तो फिर से रिपीट हो जाता है, फिर नीचे भी रिपीट होता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो टेक्सचर रिपीट हो रहा है और वो रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा जो हम चाह रहे हैं। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि बीच वाला जो है वो पूरी विंडो में आए। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने लगे हैं। ये हमारे पास टेक्सचर है और एक टेक्सचर को हम चाह रहे हैं कि पूरी अपनी गेम विंडो के अंदर ड्रॉ हो। इसके लिए हमें दो रेक्टेंगल्स चाहिए। इनक्लिप रेक्ट का मतलब है कि टेक्सचर कहाँ से लेना है।
टेक्सचर के अंदर एक्स वाई और विड्थ हाइट क्या होगी, और आउटक्लिप का मतलब टेक्सचर से बाहर यानी कि गेम विंडो के अंदर एक्स वाई विड्थ हाइट क्या होगी टेक्सचर की जो हम ड्रॉ करेंगे। और ये बहुत जरूरी है स्प्राइट शीट्स के लिए इनक्लिप रेक्ट। अब मैंने इस टेक्सचर को इनक्लिप रेक्ट से गुजारना है और फिर आउटक्लिप रेक्ट से गुजारना है, उसके बाद फिर गेम विंडो के अंदर लेकर आना है। ये हमारा इनक्लिप रेक्ट है, कॉपी पेस्ट। इनक्लिप रेक्ट गेम विंडो के अंदर नहीं है, याद रखिएगा। तो मैं इसको गलती से गेम विंडो के अंदर लेके आ गया टेक्सचर के अंदर। तो टेक्सचर के अंदर कौन सा एरिया कहाँ से, एक्स और वाई इसका यहाँ सेट कर लेते हैं, ये सेकंड वाले के स्टार्ट पर, और विड्थ और हाइट इसके बराबर सेकंड वाली स्प्राइट के जो हम चाह रहे हैं। तो अब इनक्लिप रेक्ट से क्या होगा, इसको इनक्लिप रेक्ट से ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा कह लो। तो ये मैं कट करके दिखाता हूँ आपको। ये तो हमें मिल गया टेक्सचर इनक्लिप रेक्ट से। अब आउटक्लिप रेक्ट से गुजारना है। तो आउटक्लिप को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ, और आउटक्लिप जो है वो गेम विंडो के पोजीशन पर होता है। गेम विंडो में कहा फर्ज करें, ओके मैं कहता हूँ या मैं कितना बनाना चाहता हूँ यार, इसको मैं यहाँ रखता हूँ XY0 इसका, और विड्थ हाइट इसकी हो आई थिंक पूरी विंडो कर ले। तो अब जो कि हमने इन क्लिप से गुजारा है इसको, तो इसका आउटक्लिप कुछ इस तरह आएगा। लेकिन अब गौर करें कि ये स्ट्रेच हुआ हुआ है और स्टार्स अच्छे नहीं लग रहे, तो हमारा जो आउटक्लिप होगा वो आधी विंडो को सिर्फ कवर करेगा। तो आधी विंडो बनी और ये ड्रॉ हो गया। इसी को ना, इसकी आउटक्लिप जो है उसकी एक्स को आधी विड्थ बढ़ा दें और फिर से ड्रॉ करें। तो आधी विड्थ बढ़ाने के बाद ड्रॉ करने के करेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो अब काफी बेहतर रिजल्ट आ रहा है कंपेयर टू जो पहले रिजल्ट था। काफी कम स्ट्रेचिंग हो रही है और स्टार्स भी अब अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। दैट इज हाउ क्लिप आउटक्लिप वर्क्स। एक दफा हम फिर से इस कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कर लें। ये हमारे पास एक और स्प्राइट शीट है और मैं चाहता हूँ कि इसको ड्रॉ करूँ, ये वाला जो जहाज है व्हाइट रंग का, लेकिन ये बहुत छोटा है। अगर आप गौर करें गेम विंडो से बहुत छोटा है। तो हम इन क्लिप को यूज करेंगे इसको काटने के लिए, और आउट क्लिप को यूज करेंगे इसको बड़ा करने के लिए ताकि गेम विंडो में नजर भी आए। तो हम ये करेंगे कि तस्वीर को ही ना इधर ले आता हूँ, को कट कर लेते हैं इन क्लिप से। ये क्लिप ने काम कर दिया। फिर आउट क्लिप से इसको एक्सपेंड कर देंगे, और फिर हम जाहिर है एक्स वाई पोजीशन होगी आउट क्लिप की गेम विंडो के अंदर, तो वहां ये ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से हम स्प्राइट शीट के साथ काम करते हैं। अब इसका एक और जो जबरदस्त पहलू है वो ये है कि इन क्लिप की अगर हम एक्स पोजीशन थोड़ी सी बढ़ा दें या कम कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, यानी कि हम स्प्राइट चेंज कर सकते हैं गेम प्ले के दौरान। अगर हम इन क्लिप की एक्स और वाई पोजीशन चेंज करें, मिसाल के तौर पे मैंने इस जहाज को ना कन्वर्ट करना है दूसरे जहाज में, तो कैसे होगा, हम वाई पोजीशन इन क्लिप की 16 प्लस कर देंगे या जितना भी इसका साइज होगा, और फिर उसके मुताबिक अगला जहाज हमारा सेट हो जाएगा। इससे हम एनिमेशंस भी कर सकते हैं इन क्लिप को बदल बदल कर। तो इन सारी बातों से हमें क्या समझ लगी कि हमने इन क्लिप रेक्टेंगल बनाना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और आउट की बजाय इसको इन क्लिप कह देते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि डायमेंशंस क्या है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करें। ये है हमारी फाइल। अब मैं इसको ओपन कर लूँ गिम्प के अंदर। अब शायद आपके पास गिम्प ना हो, आप शायद किसी और तरीके से कर लें, लेकिन मेरे पास गिम्प है। और इससे मैं क्या करूंगा ये समझना जरूरी है। ये नहीं समझना जरूरी कि सॉफ्टवेयर में कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गिम्प ओपन हो गया, और अब मैं ये रेक्टेंगल टूल पकड़कर इसको बड़ा कर रहा हूँ यहाँ तक। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं सिर्फ ये देख सकूं कि ये है किधर, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी विड्थ हाइट क्या है। तो इसकी पोजीशन विड्थ हाइट मुझे यहाँ मिल रही है लेफ्ट साइड पर 129, 128, 256। तो अब हमें इन क्लिप रेक्टेंगल की डायमेंशंस का पता है। एक्स है 129, विड्थ है 128 और हाइट है 256। आप गिम्प के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं। फोटोशॉप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर आप तुक्के लगा सकते हैं। बैकग्राउंड टेक्सचर आउटक्लिप से पहले हमें अब डालना है बैकग्राउंड टेक्सचर इनक्लिप। पहले इनक्लिप होता है हमेशा और फिर बाद में आउटक्लिप होता है। तो ये देखें हमारा इनक्लिप हुआ, दरमियान वाला टेक्सचर जो सेकंड टेक्सचर था, और फिर हमने उसका आउटक्लिप ये किया कि XY0 विड्थ हाइट फुल पूरी गेम विंडो। तो इससे पूरी गेम विंडो पे स्ट्रेच हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, स्टार्स जो है थोड़े से अजीब लग रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं कि हम 2 बार ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, जो आउटक्लिप है उसकी विड्थ को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और फिर हम ये कर सकते हैं कि बैकग्राउंड टेक्सचर इन क्लिप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लिप डॉट एक्स प्लस इक्वल टू ओ सॉरी इन क्लिप नहीं, मिस्टेक हो गई, आउट क्लिप डॉट एक्स प्लस इक्वल टू विड्थ डिवाइड बाई 2। जाहिर है कि फिर उसको रीसेट भी करना है, तो हम पहले यहाँ 0 कर लेते हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब बैकग्राउंड लग रहा है बड़ा क्लास का, स्टार्स नजर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मसला है अभी भी, लेकिन आई थिंक दैट इज गुड इनफ। हम इसी के साथ जाएंगे। तो अब हमें स्प्राइट्स और स्प्राइट शीट्स की समझ लग गई है, उम्मीद तो यही है। और अब मैं entity.h में जाता हूँ और entity.cpp भी खोल लेता हूँ। तो एंटिटी है क्या चीज? एंटिटी से मुराद एक एक्टिव ऑब्जेक्ट गेम के अंदर। गेम के किसी भी एक्टिव ऑब्जेक्ट की 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट कि वो किसी भी इवेंट के साथ एसोसिएट किया जाना चाहिए या जा सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट
कि वो हर फ्रेम में अपडेट होना चाहिए, और तीसरी रिक्वायरमेंट कि वो रेंडर या ड्रॉ होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्लास एंटिटी के अंदर 3 फंक्शंस होंगे, वॉइड इवेंट, इवेंट्स एसोसिएशन, वॉइड अपडेट, हर फ्रेम में अपडेट, और आखिर में वॉइड ड्रॉ। जो भी एंटिटी है उसके अंदर एक स्प्राइट या टेक्सचर होगा जो कि हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अब स्प्राइट के लिए भी 3 चीजें चाहिए होती हैं जो कि हमने पीछे देखी हैं, प्राइवेट, रेलिप, टेक्सचर, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, रेलिप रेक्टेंगल इन क्लिप और रेलिप रेक्टेंगल आउट क्लिप। तो अब ये हमें एरर दे रहा है, वो एरर क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं किया cpp.hpp को। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ entity.h में मैं इसको टॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। जो हमारा टेक्सचर होगा वो हम एज अ पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। हमें एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए जो कि टेक्सचर इन क्लिप और आउट क्लिप को इनिशियलाइज भी करे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ entity raylib टेक्सचर और हम पॉइंटर पास करेंगे, मतलब ये कि इस क्लास से बाहर टेक्सचर बनाएंगे और फिर जो टेक्सचर बना होगा उसी को हम इस क्लास में इंपोर्ट करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हम एक ही टेक्सचर को मल्टीपल एंटिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय ये कि हर एंटिटी अपना अलग से एक टेक्सचर बनाए, जो कि काफी मेमोरी वेस्ट होगी इससे। लिहाजा ये बेहतर होगा कि हम टेक्सचर्स को अलग से बनाएं और सिर्फ 4 ही जो टेक्सचर्स हैं, यानी कि 4 जो तस्वीरें हैं वो टेक्सचर्स हैं, और फिर हमने उन्हीं को बार बार इस्तेमाल करना है अपनी सारी एंटिटीज के लिए। और फिर मैं लिखता हूँ रेलिप रेक्टेंगल इन क्लिप रेलिप रेक्टेंगल आउट क्लिप। क्लास हमारी बन गई। अब हमने इन फंक्शंस को डिफाइन करना है, तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और फिर entity.cpp में पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने टेक्सचर इन क्लिप और आउट क्लिप को सेट करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर, टेक्सचर इन क्लिप आउट क्लिप। गौर करें कि हमने एंटिटी क्लास में कोई डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अगर मैं entity.h में जाऊँ, कोई डिस्ट्रक्टर नहीं है, हालांकि हमारे पास एक पॉइंटर है टेक्सचर का। और वो क्यों नहीं डिस्ट्रक्टर बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टेक्सचर जो है हम बाहर से ले रहे हैं, बाहर उसका न्यू कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, बाहर नया टेक्सचर बन रहा है, तो उसको हैंडल, जो डिलीट वाला जो हैंडल है वो बाहर ही हो तो बेहतर है। हमने इवेंट अपडेट को इंप्लीमेंट नहीं करना, तो मैं यहाँ बस सिंपल सा लिख देता हूँ नथिंग नथिंग। तो अब इसकी क्या वजह है कि मैं नथिंग कर रहा हूँ। पहली बात तो है कि एंटिटी बहुत जनरल ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसके साथ कोई इवेंट या अपडेट एसोसिएट कर लेंगे तो वो काफी स्पेसिफिक हो जाएगा। बेहतर यह है कि सब क्लासेस जो है एंटिटी की, यानी कि प्लेयर, बैकग्राउंड, एलियन, बुलेट, जो भी क्लासेस हैं जो हमने पिछली वीडियो में बनाई, वो हैंडल करें कि इवेंट अपडेट के अंदर क्या होगा, क्योंकि वो जो है एंटिटी से इनहेरिट हुई है, राइट। तो ये हाल ही फंक्शन है, इनको भरेंगे सब क्लासेस, और ड्रॉ जो है वो फिलहाल एंटिटी कर लेगा काम। इंतहाई सिंपल, हम सिर्फ कहेंगे टेक्सचर ड्रॉ इन क्लिप आउट क्लिप, दैट इज ऑल। लेकिन अभी एक मसला है, और वो मसला क्या है, entity.h में जाता हूँ और इवेंट अपडेट और ड्रॉ जो है ये वो फंक्शन है जो कि ओवरराइड करने हैं सब क्लासेस में। ओवरराइड से मुराद ये कि इवेंट अपडेट और ड्रॉ जो है, जो भी अभी उनके अंदर एंटिटी में है ना, वो चेंज हो जाए सब क्लासेस में, चेंज कर सकें बाकी क्लासेस, जैसे कि प्लेयर या बैकग्राउंड या बुलेट। ये कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें वॉइड के पीछे वर्चुअल लगाना होगा। वर्चुअल का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ओवरराइड किया जा सकता है, इस फंक्शन को बदला जा सकता है सब क्लासेस के अंदर, और अगर हम इस फंक्शन को बदलेंगे तो ही तो हम इवेंट और अपडेट के अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज, स्पेसिफिक जो चीज़ें होंगी वो डाल सकेंगे, वरना तो हाल ही है। तो अब मैं मेन में जाता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं इसको भी हटा देता हूँ, बल्कि टेक्सचर को नहीं हटाता। और अब मैं बनाता हूँ एक एंटिटी, लेकिन एंटिटी को बनाने से पहले मुझे एंटिटी को इंक्लूड करना होगा। include entity.h, और entity.h के अंदर relib cpp hpp इंक्लूड है, तो हम इसको हटा देंगे relib cpp.hpp को, एंड दैट इज इट, सिर्फ entity.h। और अब मैं एंटिटी बनाता हूँ entity बैकग्राउंड, और अब बैकग्राउंड के अंदर हमें सीधी बात है, लिखते हैं बैकग्राउंड टेक्सचर, और ये पॉइंटर एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि मुझे यहाँ एम्परसेंड लगाना होगा। और फिर इनक्लिप आउटक्लिप, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ सीधा सीधा रेक्टेंगल बना लें, बजाय कि हम अलग-अलग से रेक्टेंगल्स को बनाएं। रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल्स, तो पहले रेक्टेंगल 0, 0, विड्थ, हाइट। ये तो एक्चुअली आउट क्लिप है, तो गलती हो गई, पहले इन क्लिप फिर आउट क्लिप, याद रखें। तो ये इधर आएगा, राइट, आउट क्लिप, और एंड पे सेमीकोलन लाजमी। और इन क्लिप क्या था इसका, 129 0 128 256 बैकग्राउंड डॉट ड्रॉ। एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ जो है फंक्शंस के जो नाम है, इनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। हालांकि अगर आपको याद हो तो ब्रेकआउट में मैं कैपिटल नहीं था रखता फंक्शंस के नाम, जो पहले पहले लेटर्स है, और वो इसलिए क्योंकि एसएफएमएल में जो फंक्शंस थे वो थे ही स्मॉल लेटर्स, लेकिन रेलिब में जो फंक्शंस हैं उनके जो पहले लेटर्स हैं वो कैपिटल है। तो लिहाजा मैं चारों के सेम ही हमारी ना
वो हो स्टाइल हो। रेलिप का स्टाइल ये है कि पहला लेटर कैपिटल, तो लिहाजा मेरा स्टाइल भी पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए अगर मैं रेलिप के साथ काम कर रहा हूँ। खैर बैकग्राउंड ड्रॉ कर लिया और यहाँ मैं व्हाइट की बजाय ब्लैक लिख ही देता हूँ। तो ये वही रिजल्ट हमें मिला है, ट्रेस्ड बैकग्राउंड और स्टार्स। ऑफ कोर्स हम ये नहीं चाहते, लेकिन इसको हम अगली वीडियो में हल करेंगे और बैकग्राउंड क्लास में स्पेसिफिकली इसको हल कर लेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये जनरल एंटिटी क्लास है और मैं नहीं चाहता इसके अंदर चीजें हैं, ना मैं ये चाहता हूँ कि इसके जो रेक्टेंगल है उसको एक्सपोज करके फिर यहाँ बदलूं। तो डेट इज वाई अभी के लिए दैट्स अ गुड रिजल्ट, और ये वो रिजल्ट है जो आना चाहिए, जो हम चाहते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर समझ आई कि स्प्राइट्स और स्प्राइट शीट्स क्या होते हैं, इनक्लिप क्या होता है, आउटक्लिप क्या होता है, और एंटिटी क्लास को किस तरह से डिजाइन किया गया है। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।